सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन हमारे YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों को भी चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे सभी साथियों तक महत्वपूर्ण जानकारी जो है पहुँच सके। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ितों के लिए विशेष खबर क्या है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 मई को बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है, जिसमें एटीआरई और जो आप सभी लोगों का टीटीएनी डबल रिजर्वेशन का जो मुद्दा है उस पर जो है बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है। और साथियों, आशा की जा रही है कि इस मामले पर जो है जल्द इसका निस्तारण किया जाएगा। यानी सिंगल बेंच की तरफ से जो एटीआरई को लेकर के चीज़ें की गई हैं, स्पष्ट की गई हैं, उन पर जल्द ही फैसला होगा और जल्द से जल्द जो हमारे साथी हैं उनको न्याय मिल सकेगा। ऐसी आशा के साथ अगली जो महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है उसे बहुत सारी आशाएं जो सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन साथियों, आप सभी साथियों को सावधान रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको विश्लेषण करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिंगल बेंच में जिस प्रकार से आप सभी साथियों को लास्ट डे में जिस प्रकार से बहस के दौरान बहस हुई थी और उसके बाद जो है सिंगल बेंच का जजमेंट एटीआरई को लेकर के आ गया, जो कहीं ना कहीं साथियों के लिए बहुत ही विचारणीय विषय बन गया। तो साथियों, सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मंसूबे हैं वो अच्छे नहीं हैं। क्योंकि जो अनारक्षित वर्ग के साथी हैं उनके मंसूबे बिल्कुल भी स्पष्ट हैं कि वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से एटीआरई पर जो यहाँ पर आदेश हुआ है कहीं ना कहीं उसके साथ टेट पर भी आदेश हो। क्योंकि उनका कहना स्पष्ट है कि जो यहाँ पर स्पष्ट चीज़ें हैं वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं टीटी पर भी उनको जो है एक स्पष्ट निर्देश प्राप्त हो जाए। तो इससे आप सभी लोगों को तैयारियां मजबूत रखनी है, कोर्ट में अपने आप को मजबूती से प्रेजेंट करना है, क्योंकि जिससे इस पर जो है कोई स्पष्ट चीज़ ना हो सके। क्योंकि मंसूबों को अगर आप फेल करेंगे तभी आप कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि एक बार आप सभी लोगों को कोर्ट की तरफ से बड़ी ही बहुत विचारणीय चीज़ सामने निकल कर आई, जैसा कि एटीआरई पर जो है स्पष्ट रूप से निर्देश आ गया। और कहीं ना कहीं अब उसी के कारण से चीज़ें अस्पष्ट होती जा रही हैं। और कहीं ना कहीं आप सभी साथी देख भी रहे हैं कि अब भर्ती में बहुत ही मामला जो है पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि सरकार के पास कोई भी महत्वपूर्ण विकल्प नहीं कि इस भर्ती को किस प्रकार डिसाइड किया जाए। तो कहीं ना कहीं कोर्ट से ही अब चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगे कि आगे की स्थिति क्या हो सकती है। तो इसको लेकर के आप सभी साथी जरूर प्रयास करें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा समस्याएं जो हमारे आरक्षित वर्ग के साथियों के लिए हो रही हैं, उनके आरक्षण का भी नुकसान हो रहा है, उनके खिलाफ डबल रिजर्वेशन की भी बात सामने निकल कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये सब सारी चीज़ों को आप सभी लोगों को एनालिसिस करने के बाद आप सभी साथी ये जरूर प्रयास करें कि जल्द से जल्द आप सभी लोगों का प्रयास सफल हो, और जो जिनके गलत मंसूबे उन पर जल्द से जल्द आप सभी लोग को डिसाइड करना है, जिससे आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण निर्देश प्राप्त हो सके। तो साथियों का ये प्रयास बहुत ही विचारणीय और बहुत सफल होगा। हम इसी आशा के साथ हम जैसे ही कोई महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए आता है हम जरूर आपको अवगत कराते हैं। तो यहाँ पर आप सभी साथियों को बारीकी से जानने, पहचानने और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जिससे किसी भी तरीके से कोई भी यहाँ पर अपोज किया जाए उसको आप डिस्क्लोज कर दें और यहाँ पर स्पष्ट रूप से एटीआरई पर कोर्ट की तरफ से बड़ा दिशा निर्देश प्राप्त कर सकें। अब साथियों, बात करेंगे आरक्षण लिस्ट की, यानी चयनितों में घमासान मचा हुआ आप सभी साथी देख सकते हैं। यहाँ पर सभी साथी बटे हुए हैं। कुछ साथी यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं कि जो अंदर और बाहर की प्रक्रिया चल रही है, यानी बेसिक विभाग की तरफ से कुछ जल्द ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के बसे हुए हैं। और कुछ साथियों की तरफ से अकाउंट भी जारी कर दिए गए हैं। 2 टीमें लगभग इसमें बढ़ चुकी हैं और कहीं ना कहीं वो भी एसएलपी के माध्यम से डबल बेंच से जुड़ना चाहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्पेशल अपील डबल बेंच में दाखिल की जाएगी, सबसे बड़ी बात यह है कि 6800 का बैकग्राउंड क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से 6800 लिस्ट को रद्द किया गया। अगर सरकार डबल बेंच जाती तो 6800 के लिए अच्छा रहता, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चीजें देखने की जरूरत है और बेसिक विभाग से स्पष्ट जानने की जरूरत है कि आगे क्या हो सकता है। साथियों, बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि कल जो है कुछ साथियों की तरफ से माननीय मंत्री से मिलने का प्रयास किया गया, लेकिन माननीय मंत्री से मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन स्पष्ट निर्देश यही आया है कि आपकी जो है समस्याओं को लेकर के जल्द ही बहुत तुरंत निर्णय लिया जाएगा। यानी आप सभी लोगों के मैटर में जो है निर्णय लिया जा चुका है। अब क्या निर्णय लिया जा चुका है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि डेलीगेशन की जब मीटिंग हुई थी तो वहां से स्पष्ट निर्देश यही आया था कि हम आपके मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं, विधिक राय ले रहे हैं और चीजें स्पष्ट होती दिखेंगी। तो बेसिक विभाग से यही खबर है कि देखने वाली बात होगी कि जो माननीय शिक्षा मंत्री जी की तरफ से ये स्पष्ट निर्देश हुआ है कि आपकी भर्तियों को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। क्या निर्णय लिया गया है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2 तारीख के सुनवाई में भी
स्पष्ट हो जाएगा। अगर कोई भी कार्रवाई को लेकर के यानी अगर रिविजिट की प्रक्रिया को आदेश का अगर अनुपालन किया जाएगा तो स्टे हो सकता है, अन्यत्र स्टे नहीं होगा। और क्यों सरकार स्पष्ट कर रही है कि हम किसी भी प्रक्रिया पर आगे नहीं बढ़ रहे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर स्पष्ट करेंगे कोर्ट के अंदर और बाहर नियुक्ति कैसे हो सकती है। तो साथियों सभी को पता है कोर्ट के बाहर जो रास्ते हैं वो स्पष्ट हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी साथियों को पता ही है कि कोर्ट के बाहर एक ही प्रक्रिया हो सकती है, वो भी समायोजन की प्रक्रिया, उसके अलावा कोई भी प्रक्रिया नहीं हो सकती है। और कोर्ट के अंदर की बात करें तो 6800 के लिए डबल बेंच से कोई महत्वपूर्ण निर्देश आ जाए ऐसा लग नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा और जो लिस्ट निकाली गई है उसके लिए सरकार को फाइट करनी चाहिए और सरकार को जो है 6800 चयनितों के लिए जो है प्रयास करना चाहिए। लेकिन ऐसा को सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है। वर्तमान परिदृश्य में न तो सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश आ रहा है और बेसिक भाग बस इन्हीं अटकलों में लगा हुआ है कि सरकार जब तक निर्देशित नहीं करेगी तब तक हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो अगर अंदर बाहर की नियुक्ति की बात करें, प्रयास जारी है, क्या प्रयास जल्द ही कुछ सकारात्मक परिणाम लेके आएगा ये देखने वाली बात होगी। वर्तमान की बात करें तो अभी कोई महत्वपूर्ण निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है, बस जानकारियां या महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ पा रही है कि आपके मुद्दे पर विचार किया जा रहा है, विधिक राय ली जा रही है, इन सारी चीजों को लेकर के चीजें स्पष्ट की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। साथियों जैसा कि हमने आपको अवगत कराया कि विदाउट जो है लिस्ट के रिविजिट हुए कुछ नहीं हो सकता है, या 6800 के लिए समायोजन पॉलिसी की जो बात है कैसे क्या होगा। तो साथियों जैसा कि सभी को पता है जब तक 67,867 की संपूर्ण लिस्ट को रिविजिट नहीं किया जाएगा तब तक कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो है नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि सरकार के पास विकल्प नहीं है। सरकार के पास केवल सिंगल बेंच के जजमेंट को फॉलो करने का वर्तमान में विकल्प है, क्योंकि अभी तक कोई अन्य कोर्ट का आदेश भी जारी नहीं हुआ है। या तो सरकार अगर ऑर्डर को फॉलो नहीं करती है तो जाकर के वो डबल बेंच जा करके स्पेशल अपील से जुड़ सकती है या स्पेशल अपील दे सकती है सिंगल बेंच के जजमेंट के खिलाफ, अगर इस ऑर्डर को जो है फॉलो नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात कोर्ट में यह क्यों बोला जा रहा है कि हम जो है किसी प्रक्रिया को गतिमान नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका एक प्रत्यक्ष रूप यही है कि सरकार नहीं चाह रही है कि किसी भी तरीके से सिंगल बेंच के जजमेंट पर स्टे हो, क्योंकि अंततः सरकार सोच रही है अगर कोई विकल्प नहीं होगा तो सरकार इस लिस्ट को रिविजिट करके और जो भी चीज़ें हो स्पष्ट करके आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। तो सरकार अपने 3 महीने की बात को दोहराना चाहेगी कि उसको 3 महीने का समय दिया गया, उसके अंतर्गत उसको सारे कार्य करने हैं। तो अंततः जो है 67,867 की लिस्ट के रिविजिट होने से बहुत ही फाइनल चीज़ें यही है कि लाभ जरूर मिलेगा और कहीं ना कहीं जो मेरिट की प्रक्रिया बनेगी उसमें बहुत सारे हमारे 6800 साथियों को भी लाभ मिलेगा, उनका भी चयन होगा। वो साथियों के लिए दिक्कतें नहीं है, लेकिन जो कम गुणांक वाले साथी हैं वो इसको लेकर के प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोर्ट में याची बने। अगर भविष्य में किसी भी तरीके से अगर कोर्ट में याचियों को कंसीडर किया जाता है तो उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हो सके, इसको लेकर के जो है उपायों की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ कोर्ट की तरफ से जो है इंटेंशन रहता है, क्योंकि 6800 के लिए क्या इंटेंशन रहेगा, सबसे बड़ी बात यही सामने निकल कर आ रही है। तो साथियों देखने वाली बात होगी अब क्या होगा, जो भी कुछ होगा जैसा भी होगा आप सभी लोगों के लिए हम चाह रहे हैं कि बहुत ही जल्द कोई निर्णय चाहे विभाग की तरफ से लिया जाए चाहे सरकार की तरफ से लिया जाए या कोर्ट से कोई दिशा निर्देश प्राप्त हो। जैसा लग नहीं रहा कि कोर्ट से कोई 6800 के फेवर में कोई दिशा निर्देश प्राप्त होगा, लेकिन अभी सरकार के पास विकल्प है, सरकार इस पर विचार करके आगे के मुद्दों पर देख सकती है और 6800 लिस्ट के साथ न्याय कर सकती है। तो साथियों जैसा भी कुछ होगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे, इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल से जुड़ना अति आवश्यक है। चलिए साथियों बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा व प्रमुख सचिव न्याय को अवमानना नोटिस जारी किया गया है। क्यों जारी किया गया इसको स्पष्ट करेंगे। साथियों महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ गई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार व प्रमुख सचिव विधि एवं न्याय VK श्रीवास्तव को अवमानना नोटिस जारी कर कोर्ट का आदेश 1 माह में पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया अवमानना केस बनता है, आदेश का पालन न करने पर उन्हें तलब कर अवमानना आरोप निर्मित किया जाएगा। और साथ ही साथ यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अधिवक्ता घनश्याम मौर्य की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका कहना है कि 24 अक्टूबर 2016 को कोर्ट ने राज्य सरकार को बेसिक शिक्षा परिविभाग के अधिवक्ताओं का पैनल नियुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के
निर्देशानुसार 1 माह में गाइडलाइंस तैयार करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही मामला मनमाना पैनल बनाने वाले अधिकारियों से हुई भुगतान की वसूली करने को कहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया। अधिकारियों की वसूली कार्रवाई को रद्द कर दिया और प्रकरण के निर्णय के लिए हाई कोर्ट वापस कर दिया गया। याची का कहना है कि 2012 में गठित अधिवक्ता पैनल अभी भी कार्य कर रहा है। नया पैनल गठित नहीं किया जा सका है और न ही गाइडलाइंस ही तैयार की गई है। हालांकि कुछ को जोड़ा व घटाया गया है। याचिका भी कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है। तो यहाँ बहुत ही विचारणीय विषय है, जिस पर जो है यहाँ पर अवमानना नोटिस जारी किया गया है। महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन व सदस्य नहीं होने से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी और प्रवक्ता संवर्ग यानी पीजीटी भर्ती 2022 आवेदन के बावजूद ठप है। बेसिक से लेकर के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए एकीकृत व्यवस्था में राष्ट्रीय शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने के मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद अभी तक नए चयन आयोग के गठन नहीं हो सका है। प्रतियोगियों ने जल्द नया आयोग गठन करने के 7 पदों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए नया अध्याचन लिए जाने की मांग की है। 9 महीने बाद भी जो है परीक्षा नहीं हो सकी है। आप सभी साथी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 4163 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें टीजीटी के 3539 और पीजीटी के 624 पद हैं। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की तरफ से बताया गया कि यह पद रिक्त के सापेक्ष कम है। जो है विज्ञापन जुलाई 2022 में जारी किया गया था, लेकिन परीक्षा अब तक नहीं कराई गई। वर्तमान में चयन बोर्ड में भर्ती की जरूरी कोरम पूरा नहीं और नए गठित हो रहे आयोग को लेकर के भी स्थिति स्पष्ट नहीं। विज्ञापन जारी होने के बाद 9 महीने के बीच मार्च में कई शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने से रिक्त पदों की संख्या बढ़ गई है। नए पदों को इस विज्ञापन में शामिल कर परीक्षा कराने की मांग की गई है। तो बड़ी मांग है शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के साथ साथ जो टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के बड़ी मांग की गई है। महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 यानी सीटीईटी कंप्यूटर आधारित सीबीटी मोड में जुलाई अगस्त के बीच होगी। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर परीक्षा के दिन की सूचना दी जाएगी। बोर्ड ने परीक्षा के लिए विस्तृत सूचना बुलेटिन भी जारी कर दिया है। इसमें परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड और परीक्षा शुल्क की जानकारी दी गई है। आवेदकों को सलाह दी गई कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें। परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। ऑनलाइन आवेदन 26 मई की रात 11:59 तक जो है किया जा सकता है। सीबीएसई के अनुसार परीक्षा का आयोजन 20 भाषाओं में होगा। सामान्य व ओबीसी वर्ग को एक पेपर 1 या पेपर 2 में किसी एक पेपर के लिए आवेदकों को 1000 रुपये, जबकि दोनों पेपरों के लिए 1200 रुपये का भुगतान करना होगा। एससी एसटी दिव्यांग वर्ग को किसी एक पेपर के लिए 500, जबकि दोनों पेपर के लिए 600 रुपये का भुगतान करना होगा। तो देख सकते हैं महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि उच्चतम न्यायालय ने यूपी सरकार को राहत देते हुए फैसले में कहा कि शिक्षकों की भर्ती के नियम बदल जाने पर पुराने नियमों को वैध नहीं माना जा सकता। भर्ती नए नियमों के तहत की जाएगी। यह कहते हुए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला निरस्त कर दिया। इसमें यूपी के मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक इंटर कॉलेजों में शिक्षकों को असंशोधित यूपी इंटरमीडिएट कॉलेज एक्ट 1921 के तहत की गई भर्ती को ठहराया गया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नियमों का मतलब है मौजूदा नियम यानी नए नियम, या नहीं के पुराने नियम जो मौजूद ही नहीं है। मामले के अनुसार अल्पसंख्यक कॉलेजों में सहायक शिक्षकों की भर्ती की गई थी और उसे मंजूरी के लिए जिला स्कूल निरीक्षक को भेजा गया था, लेकिन निरीक्षकों ने मामले को वापस कर दिया और कहा कानून की धारा 16 FF 4 में मार्च 2018 में संशोधन हो गया, इसलिए नए कानून के अनुसार भर्ती करें। तो बहुत ही विचारणीय विषय भर्तियों को लेकर के है, जिस हिसाब से यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही, सभी साथी देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की समाचार चैनल पर साक्षात्कार देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती घोटाले की सुनवाई से हटा दिया है। शीर्ष कोर्ट ने मामले में दाखिल रिपोर्ट पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस को यह मामला दूसरी पीठ को सौंपने के निर्देश दिए हैं। सभी साथी देख सकते हैं। बताया गया इस साक्षात्कार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने का रुख किया है। शीर्ष कोर्ट के फैसले के बाद नाटकीय घटनाक्रम में जस्टिस गंगोपाध्याय ने सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को उनके खिलाफ दाखिल रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट रात में खुला और 8:15 सुनवाई करते हुए जस्टिस गंगोपाध्याय के आदेश पर रोक लगा दी। इससे पहले सीजेआई DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट को देखा और कहा कि हलफनामे में जस्टिस गंगोपाध्याय के साक्षात्कार का पूरा ट्रांसक्रिप्शन है। हाई कोर्ट के अनुवाद अधिकारी भी इसे सत्यापित किया गया। हमारा फैसला कि इस मामले में आगे की सुनवाई किसी दूसरे जज के नेतृत्व वाली पीठ को सौंपी जाए। जो भी जज पीठ का नेतृत्व करेगा वह इस संबंध में पेश किए गए सभी आवेदनों पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होगा। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ गई, स्पेशल आपके पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के। एक महत्वपूर्ण आदेश सभी के साथियों के सामने हम डिस्कस करना चाहेंगे। लिखा गया है कि प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज पुरुष महिला परीक्षा 2020 में सम्मिलित अभ्यर्थियों को एडेट द्वारा सूचित किया जाता है कि कुछ अनभरी रिक्तियों को अवशेष श्रेष्ठता सूची से श्रेष्ठता अनुसार भरे जाने के संबंध में आयोग विचार कर रहा है। ऐसे अभ्यर्थी अगर जो किसी अन्य पद पर चयनित हो चुके हैं या किसी कारणवश अब प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज पुलिस या महिला परीक्षा 2020 में आवेदन नहीं रखना चाहते हो, अपना आवेदन निरस्त करने वापस लेने हो तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आयोग की ईमेल आईडी पर दिनांक 4 मई 2023 तक अपना प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं ताकि श्रेष्ठता क्रम में आने वाले अन्य अभ्यर्थियों को अवसर का लाभ मिल सके। साथियों, हमने इस नोटिस को क्यों आप सभी साथियों को अवगत कराया, क्योंकि ये महत्वपूर्ण नोटिस है। कुछ ऐसे ही नोटिस आपके 69 शिक्षक भर्ती में भी जारी की गई थी कि जो अभ्यर्थी इसी तरीके के हैं उनको जो है नहीं चाह रहे हैं तो वह भी अपने पद से स्पष्ट कर सकते हैं और जिससे पदों को लेकर के आगे चीजें स्पष्ट की जा सके। और इसी को लेकर के प्रयास किया जा रहा है कि जो इस हिसाब के पद रिक्त हैं उन पर जो है कुछ अन्य साथियों की भी नियुक्ति मिल सकती है। ऐसा कुछ 69 शिक्षक भर्ती में देखने को भी मिला था। अब क्या कुछ उस पर विचार किया जाएगा विभाग की तरफ से, सबसे बड़ा सवाल यही सामने निकल कर आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर आप सभी साथी देख सकते हैं ये शिक्षक भर्ती को लेकर के ही राजकीय इंटर कॉलेज में जो है भर्तियों को लेकर के स्पष्ट किया गया है। ये थी साथियों आज की महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हमने चर्चा की है। आशा करेंगे सभी साथी आप जो है इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अन्य साथियों को भी चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित अवश्य करेंगे। इन्हीं सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले महत्वपूर्ण जानकारियां जो भी होंगी उनको हम अगले वीडियो में के साथ आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक हम आप सभी लोगों से यही आशा करेंगे आप चैनल से जरूर जुड़ेंगे और अन्य साथियों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।